नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज से हम एक बहुत ही खास जरूरी सफर की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे हाथ में है लक्ष्मण यादव की चर्चित किताब जाति जनगणना, जात से जमात की ओर। अक्सर हम खबरों में जाति जनगणना शब्द सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे का गहरा इतिहास और सामाजिक न्याय का गणित क्या है, हमें से बहुत कम लोग जानते हैं। मैं इस पूरी किताब को लेसन बाय लेसन आपको समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि इस गंभीर विषय को एकदम सरल और सहज भाषा में आपको पहुंचाऊं, ताकि हम समझ सके कि गिनती का सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि हमारी हिस्सेदारी का है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को गिनने से कोई देश कैसे टूट सकता है? जब भी जाति जनगणना की बात आती है तो एक शोर मचता है, यह अंग्रेजों की चाल है या इससे समाज बट जाएगा। लेकिन लेखक इस किताब में एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो इसे पूरे नैरेटिव को हिला कर रख देता है। आज हम बात करेंगे इस पवित्र तंबू की, इसे बचाने के नाम पर करोड़ों लोगों की गिनती रोकी गई है। कि शायद मेरे भारत में भी 2 तंबू तान दिए गए, जिन तंबुओं को ईश्वर का प्रतीक बना दिया गया। एक तंबू राष्ट्र का और एक धर्म का। लेखक इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प किस्से से करते हैं। हजरत मूसा और उनके लोगों का मिस्र से कनान तक का सफर। ईश्वर ने निर्देश दिया कि एक पवित्र तंबू बनाया जाए ताकि बिखरे हुए लोगों को एक केंद्र मिल सके। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस तंबू की सेवा और पुजारी का हक किसे मिला? लेखक के अनुसार मूसा ने अपने भाई और भतीजों को पुजारी बनाया। लेखक कहते हैं कि आज का राष्ट्र या धर्म भी वैसा ही एक पवित्र तंबू है। यह लोगों को जोड़ता तो है, लेकिन इस पर वर्चस्वशाली समूहों का होता है। जब भी कोई अपना हक मांगता है तो उसे तंबू विरोधी घोषित कर दिया जाता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? किताब का सबसे बड़ा प्रहार उन बुद्धिजीवियों पर है जो कहते हैं कि जाति जनगणना वोट डालो राज करो की नीति है। लेखक इसे बौद्धिक बेईमानी कहते हैं। वे सवाल पूछते हैं कि अगर गिनती से देश टूटता है तो धर्म के आधार पर जनगणना क्यों होती है, जबकि धर्म के नाम पर तो देश का बंटवारा तक हो चुका है। असल में यह लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि कलम और नैरेटिव से लड़ी जा रही है, ताकि आम जनों को तत्वों के चक्रव्यूह में उलझाया जा सके। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। आंकड़े कैसे बदले जाते, इसके लिए लेखक ने कुछ रियासतों का उदाहरण दिया है। साहू जी महाराज, उन्होंने राज्य में जाति जनगणना कराई और पाया कि प्रशासन के पदों पर खास वर्ग का कब्जा है। उसके बाद उन्होंने 50% आरक्षण लागू किया। सायाजी गायकवाड़ ने, उन्होंने शिक्षा और संस्थानों के जरिए पिछड़ों को योग्य बनाने का रास्ता खोजा। मैसूर राज्य, यहाँ बाकायदा आयोग नियुक्ति कर आरक्षण दिया गया और उसके बदलावों पर नजर रखी गयी। किताब हमें याद दिलाती है कि आजादी के बाद भी संघर्ष जारी रहा। सरदार पटेल ने 1948 में जनगणना कानून बनाया, लेकिन इसके बाद SC/ST को छोड़कर बाकी की गणना बंद हो गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते समय पिछड़ा वर्ग आयोग की मांग को प्रमुख कारण बताया। काका कालेलकर और BP मंडल आयोग ने बार बार जाति जनगणना की सिफारिश की, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंत में लेखक का मकसद सिर्फ इतिहास बताना नहीं बल्कि नई पीढ़ी को एक नई दृष्टि देना है। वे चाहते हैं कि हम अपनी जात के सीमित दायरे को तोड़कर एक बड़ी वैचारिक जमात का हिस्सा बने। यह सीरीज जब लगातार चलेगी। अगले वीडियो में हम इसके पहले अध्याय की गहराई में उतरेंगे। क्या आपको भी लगता है कि बिना सटीक आंकड़ों के सामाजिक न्याय संभव है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी जात से जमात बनने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेसन में।